माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th मैथमेटिक्स में जो आपका 5th चैप्टर स्टार्ट होने वाला है उसका नाम है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो सबसे पहले आइए हम समझते हैं कॉन्टिन्यूटी क्या है। इसके पहले आपने क्लास 11th में क्या पढ़ा था, लिमिट एंड डेरिवेटिव्स। तो उस लिमिट से हम जोड़कर कॉन्टिन्यूटी को देखते हैं। क्या है लिमिट? लिमिट ऑफ द फंक्शन क्या होता है, हम पढ़ते थे यदि f(x) कोई फंक्शन होता था, यदि इस f(x) की मान लीजिए f(x) इक्वल टू होता था x², यदि मान लीजिए f(x) कोई फंक्शन है x², तो इसकी हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते थे। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते थे किसी एक पॉइंट पर। यदि आपसे कहता था कि x इक्वल टू 2, एट x इक्वल टू 2 पर लिमिट चेक करिए। कहा जाता था f(x) एक फंक्शन है x इक्वल टू 2 पर, इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, आइए पता करिए। तो लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, कैसे हम पता करते थे इसको? लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते थे। किस पर? लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते थे। कैसे, किस पर निकालते थे? एट x इक्वल टू 2 पर। और राइट हैंड लिमिट निकालते थे। किस पर निकालते थे? एट x इक्वल टू 2। दोनों पर हम लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट निकालते थे। और यदि लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 2 और राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 2 दोनों कोइंसाइड कर जाते थे, दो के दोनों सेम आते थे, तो हम कहते थे कि लिमिट एग्जिस्ट करता है। लेकिन यदि पता चला कि लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू जो है x इक्वल टू 2 पर, आप देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट जब इस पर निकालेंगे तो आपको पता है क्या आएगा, 4 आएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगा यहाँ पर? 4 आएगा। और यहाँ पर राइट हैंड लिमिट क्या आएगा? तब भी 4 ही आएगा। तो आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आ रहा है। इस फंक्शन के लिए x इक्वल टू 2 पर जो लेफ्ट हैंड लिमिट आएगा वही राइट हैंड लिमिट आएगा। इस प्रकार से आप कहते थे कि ये फंक्शन क्या है, इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन यदि पता चलता कि यहाँ पर कोई फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट पता चला कि 3 आ रही है और राइट हैंड लिमिट 4 आ रही है, यदि ऐसा होता, कोई ऐसा फंक्शन दिया होता, इस फंक्शन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, यदि कोई ऐसा फंक्शन दिया होता जिसकी x इक्वल टू 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट लेते ही 3 आता और राइट हैंड लिमिट लेते तो 4 आता, यदि ऐसी स्थिति होती तो हम कहते लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। आइए इसकी एक बात कर लेते हैं, एक बार लिमिट ऑफ द फंक्शन की बात कर लेते हैं। वैसे देखते हैं यहाँ पर लिमिट ऑफ द फंक्शन है कि नहीं। बिल्कुल, यहाँ पर हम लिमिट ऑफ द फंक्शन का जिक्र कर लेते हैं। आइए देखते हैं, इसी एग्जाम्पल से हम लिमिट ऑफ द फंक्शन का जिक्र करेंगे। आइए देखते हैं, थोड़ा सा आप क्लास 11th में समझा देते हैं, उसके बाद क्लास 12th में प्रवेश करते हैं। आइए, एक फंक्शन है, इसकी हमें लेफ्ट लिमिट लेनी है और राइट लिमिट लेनी है। यदि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होगा तो हम कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट। तो इसका मतलब क्या है, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन यदि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आ रहा है, किसके लेफ्ट हैंड लिमिट, किसके राइट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं? इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, किसी पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट दिया रहेगा x इक्वल टू समथिंग, x इक्वल टू किस पर ले लें? आइए x इक्वल टू 0 पर चेक करते हैं। x इक्वल टू 0 पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट लेते हैं। यदि हमें कहा जाए चेक द लिमिट एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पर लिमिट चेक करिए, तो हम चेक करते हैं चेकिंग ऑफ द लिमिट एट x इक्वल टू 0। तो क्या करते हैं, x इक्वल टू 0 पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं, राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं। यदि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल होता तो हम कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट करता है। लेकिन यदि लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0, देन वी विल से लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। आइए देखते हैं, ये जो फंक्शन हमें दिया गया है इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है एट x इक्वल टू 0 पर। फिलहाल देखने से पता लग रहा है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। आइए देखते हैं, निकालते हैं। क्या निकालेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट। आइए देखते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या है? लिमिट ऑफ f(x) एट x टेंडिंग टू 0। लेफ्ट हैंड लिमिट है तो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर 0 के लेफ्ट से चलेंगे। हम कौन सी वैल्यू यहाँ पर रखेंगे? x
में कौन सी वैल्यू रखेंगे, जो जीरो के जस्ट लेफ्ट में है। आप पता है रियल नंबर, यहाँ रियल नंबर पर ये जीरो होता है। मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश ओ एक्स है, वाई डैश वाई है, वाई डैश वाई। तो यहाँ पर जीरो यहाँ होता है, ये क्या होता है, जीरो होता है, यहाँ वन होता है, यहाँ टू होता है, इस तरफ माइनस वन होता है, ये माइनस टू होता है, प्लस वन प्लस टू, माइनस वन माइनस टू, इस तरफ से होता है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, जीरो के जब लेफ्ट में चलेंगे, जब जीरो के लेफ्ट में चलेंगे, यहाँ पर जीरो माइनस, तो जीरो माइनस का मतलब हुआ जीरो माइनस समथिंग, जीरो माइनस का मतलब जीरो माइनस समथिंग। हालांकि जीरो माइनस का मतलब कुछ नहीं होता, जीरो माइनस का मतलब जीरो ही समझो, लेकिन ये जीरो माइनस लग जाना ये शो करता है कि जीरो से जरा सा लेफ्ट, जीरो से बिल्कुल सटा हुआ जरा सा लेफ्ट चलेंगे। एक्स टेंडिंग टू जीरो, एक्स जो है जीरो की तरफ टेंड हो रहा है, टेंस हो रहा है, यानी कि अग्रसर है जीरो की तरफ। एक्स जो है जीरो की तरफ आ रहा है। आप समझे, एक्स जो है लेफ्ट से, एक्स जो है लेफ्ट से जीरो की तरफ आ रहा है। एक्स इज गोइंग टू जीरो फ्रॉम लेफ्ट, इसको क्या पढ़ेंगे, एक्स इज गोइंग टू जीरो फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट साइड से जो है जीरो की तरफ बढ़ रहा है। तो जीरो माइनस करता है क्या, एक्स इज गोइंग टू जीरो फ्रॉम लेफ्ट। तो अब बताइए, एक्स जो है यही तो है एक्स एक्सिस पर, एक्स इधर जा रहा है जीरो की तरफ, मतलब जीरो के बराबर की वैल्यू नहीं है, जीरो की बिल्कुल करीब वाली वैल्यू जो कि लेफ्ट की तरफ से। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब x क्या है, आप ध्यान दीजिए, इसका मतलब x क्या है, जीरो से छोटा है कि बड़ा। आप बताइए x लेफ्ट साइड से जीरो की तरफ जा रहा है, जाहिर सी बात है x क्या है, जीरो से छोटा नंबर है, क्योंकि जीरो से लेफ्ट की तरफ जा रहा है, लेफ्ट की तरफ से। तो यहाँ पर जीरो छोटा है, ध्यान दीजिए। दिस इक्वल क्या होगा, लिमिट एट एक्स टेंडिंग टू जीरो फ्रॉम लेफ्ट, एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्स हमने अभी जान लिया कि जो x है वो जीरो से छोटी वैल्यू है, और हमें पता है x जब जीरो से छोटा हो अथवा इक्वल हो तब के लिए एफ एक्स की वैल्यू 1 है, तब के लिए एफ एक्स की वैल्यू क्या है, 1 है। इतना पता चला आपको। अब यहाँ पर आपको पता है यहाँ पर तो कहीं x है नहीं, तो यदि लिमिट यहाँ पर जीरो माइनस रखें चाहे जीरो, तो कुछ भी रखें आप कोई फर्क नहीं पड़ता, x की वैल्यू चाहे जो यहाँ पर रख दो, क्योंकि दिस इज फ्री फ्रॉम x, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। सोचिए अगर x होता तो जीरो आता, एक्स स्क्वायर होता 2x स्क्वायर होता जीरो ही आता, लेकिन यहाँ पर 1 है, फ्री फ्रॉम x है, दैट मीन्स दैट वैल्यू इज 1। आइए देखते हैं राइट हैंड लिमिट लेते हैं। जब हम राइट हैंड लिमिट लेंगे, राइट हैंड लिमिट की जब बात करेंगे, राइट हैंड लिमिट दैट मीन्स लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स टेंडिंग टू जीरो फ्रॉम राइट, जीरो एक्स की वैल्यू इधर से राइट की तरफ से जीरो की तरफ जा रहा है, तो आपको पता है इक्वल टू जीरो नहीं है, एक्स इक्वल टू जीरो नहीं है, एक्स इज गोइंग टू जीरो फ्रॉम राइट। तो राइट साइड से जब एक्स जीरो की तरफ बढ़ेगा तो भी एक्स जीरो के इक्वल तो है नहीं, जीरो से इक्वल नहीं, जीरो के इक्वल नहीं, बल्कि जीरो के राइट साइड में है, बिल्कुल माइन्यूट डिफरेंस है जीरो और एक्स के बीच में। तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू होगी क्या होगी, एफ एक्स एट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस। बताइए जब एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, यहाँ पर देखो राइट साइड से आ रहा है जीरो की तरफ, तो एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, जब एक्स पॉजिटिव है तो उसकी वैल्यू एफ एक्स की वैल्यू क्या है, 2 है। तो हम यहाँ लिखेंगे लिमिट ऑफ एफ एक्स की वैल्यू कितनी हुई, 2 हुई, क्यों, क्योंकि एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस। अब यहाँ पर जो इसकी वैल्यू आ गई क्या हो गई, दिस इज इक्वल टू क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू 2। आप यहाँ पर देख क्या रहे हैं, x इक्वल टू जीरो पर जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं हो रही है, इसलिए हम कहेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्या कहेंगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू जीरो। x इक्वल टू जीरो पर लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो इस पॉइंट पर x इक्वल टू जीरो पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अच्छा, लिमिट एग्जिस्ट करता क्या, यदि x इक्वल टू जीरो पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल हो जाती तो हम कहते हैं x इक्वल टू जीरो पर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन एक बात और जान लीजिए, बाकी चाहे जितने पॉइंट्स आप ले लेंगे सब पर लिमिट एग्जिस्ट करेगा, श्योर है कि सब पर लिमिट एग्जिस्ट करेगा। आइए जानते हैं कैसे एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पर तो मैंने बता दिया। आइए ये भी बात कर लेते हैं, लिमिट अदर पॉइंट्स पर एग्जिस्ट करेगा कैसे, ये भी जान लेते हैं। हम ग्राफ के बाद तुरंत समझ जाएंगे लिमिट कैसे एग्जिस्ट करेगा। आइए देखते हैं, ग्राफ खींच लेते हैं इसका पूरा, इसको इरेज कर लेते हैं।
आइए इसका ग्राफ खींच लेते हैं। ग्राफ खींचने से अपने आप पता चल जाएगा आपको कि लिमिट किस पर एग्जिस्ट नहीं करेगा और किस पर करेगा। आइए देखिए ग्राफ बना लेते हैं इसका। ये हो गया वाई डैश वाई डैश वाई डैश वाई एक्सिस हो गया, और एक्स डैश ओ एक्स क्या हो गया, एक्स डैश ओ एक्स क्या हो गया, एक्स एक्सिस हो गया। अब यहाँ पर पॉइंट्स ले लेते हैं 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 -3 +1 +2 ध्यान दीजिए, बहुत होगा ये। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि x की वैल्यू जब 0 से छोटी अथवा इक्वल है, x की वैल्यू x एक्सिस पर पाई जाएगी। x की वैल्यू देखिए, x की वैल्यू जब 0 से छोटी अथवा 0 के बराबर है, यानी कि 0 से 0 के इक्वल हो अथवा 0 से कम हो, तब जो fx यानी कि y की जो वैल्यू है, fx समझो y है, y एक्सिस fx के लिए ही है, तो इफ वी लेट fx इक्वल टू y, देन y की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। यानी कि 0 से लेकर 0 भी इंक्लूड है, 0 से लेकर लेफ्ट हैंड साइड पर जितनी भी x की वैल्यू आ रही है, सब के लिए जितनी भी वैल्यू है x की, सबके लिए जो y है उसकी वैल्यू कितनी है, 1 है। तो y की वैल्यू 1 है, किसके लिए, 0 के लिए भी 1 है, और बाकी 0 के जो लेफ्ट में आ रहे हैं x, उनके लिए भी क्या है, इनके लिए भी क्या है, इनकी वैल्यू 1 ही है। तो आप समझिए इस तरह से ग्राफ हो गया। आप ज़्यादा हाईलाइट मैंने कर दिया है, थोड़ा कम कर देते हैं। यहाँ पर ये पॉइंट ये किसका है, 0 के लिए ग्राफ बन गया, 0 के लिए 1, और बाकी इसके लेफ्ट के लिए सबके लिए भी 1 है। तो इस तरह से जब हम हर एक पॉइंट की बात करेंगे, हर एक पॉइंट का ग्राफ क्या आएगा, हर एक पॉइंट का ग्राफ इस तरह से हम बढ़ाते चले तो सबका ग्राफ 1 पर ही आएगा। इस तरह से पॉइंट मिलता जाएगा हमें, तो वास्तव में एक हमें लाइन मिल जाएगी जो x एक्सिस के पैरेलल होगी। वास्तव में लाइन ना मिल करके हमें क्या मिलेगी, एक रे मिल जाएगी। और ये जो रे है जो कि इस पॉइंट से जिसका पॉइंट क्या है 0 1 है, इस पॉइंट से शुरुआत हो करके बिल्कुल लेफ्ट की तरफ x एक्सिस के पैरेलल बढ़ रही है। तो वास्तव में यही है fx इक्वल टू 1। ये fx इक्वल टू 1 है किसके लिए, when x इज लेस देन r इक्वल टू 0, तब के लिए। लेकिन सोचिए when x इज ग्रेटर देन 0, जब x से बड़ा हो तब के लिए इसका ग्राफ है 2, तब के लिए 2 है। यानी कि 0 पर कितना है, 0 पर तो यहाँ पर ग्राफ ही नहीं बन रहा है, 0 पर यहाँ ग्राफ नहीं बन रहा है। यहाँ पर मैंने नोट लगा दिया है, यानी कि यहाँ पर ग्राफ नहीं बन रहा है। इसको यहाँ पर जो है नोट है, यहाँ पर कोई भी पॉइंट नहीं लिखा है मैंने, ठीक। यहाँ पर मैंने नोट लगा रखा है, इसको 2 को इरेज करके लेफ्ट लिख लेते हैं। ये मान लीजिए 1 है और ये क्या है, वास्तव में ये 2 है। तो यहाँ पर 0 पर इसका ग्राफ 2 पर बनेगा नहीं, क्योंकि 1 पर बनेगा। लेकिन 0 के राइट साइड के लिए इसका ग्राफ किस पर बनेगा, 2 पर। और बताइए 0 पॉइंट जस्ट राइट साइड में जो पॉइंट 0 से सटा हुआ पॉइंट है, एक्स एक्सिस पर 0 से सटा हुआ जो पॉइंट है राइट साइड में, उसके लिए ग्राफ कहाँ पर जाएगा, 2 पर जाएगा। और इस तरह से हर एक पॉइंट के लिए ग्राफ किस पर जाएगा, 2 पर जाएगा। तो इसका जो ग्राफ बनेगा ये रे बन जाएगी। तो शायद आपको इतना समझ में आया होगा कि इस fx का ग्राफ जो है यही है। अब देखिए यदि हमने x इक्वल टू 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट ली थी कि नहीं, आप बताइए। x इक्वल टू 0 पर 0 के लेफ्ट की बात करें तो बताइए 0 के, यदि x पर 0 के लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें तो बताइए कहाँ पर पहुँच रहे हैं, ग्राफ 1 आ रहा है। लेकिन राइट हैंड लिमिट की बात करें तो कहाँ आ रहा है, ग्राफ 2 आ रहा है। और 0 पर मान लीजिए 1 आ ही रहा है, लेकिन हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट देखिए ध्यान से। लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं x इक्वल टू 0 पर, 0 के लेफ्ट में जा रहे हैं, जरा सा भी यदि लेफ्ट में जाएंगे तो हमें y क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, fx क्या मिलेगा, 1। और जरा सा भी यदि राइट में जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, fx 2 मिलेगा। जाहिर सी बात है लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं हो रही, इसीलिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। लिमिट एग्जिस्ट कब करता है, यदि लेफ्ट हैंड लिमिट जो हो और राइट हैंड लिमिट दोनों कोइंसाइड कर जाए, तब हम कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। बाकी जितने भी पॉइंट्स आप लेंगे सबके लिए लिमिट एग्जिस्ट करेगा। करके दिखा देते हैं। आइए बात करते हैं लिमिट एग्जिस्ट करने की, इसी ग्राफ के थ्रू हम बताएंगे। तो इसको हम इरेज कर देते हैं।
यहाँ पे इसी बात को लिख लें और इसी बात को यहाँ पर बता देते हैं। चलिए ठीक है, लिखा हुआ है यहाँ पर, आइए देखते हैं। यदि हम मान लीजिए जीरो के जस्ट राइट साइड में कोई एक पॉइंट है, मान लीजिए है 0 पॉइंट, क्या हुआ, ठीक कोई बात नहीं, वो चल जाएगा, पूरा वीडियो हो जाएगा। तो यहाँ पर 0 पॉइंट इतना मान लीजिए राइट हैंड लिमिट लेते हैं। यहाँ पर राइट हैंड किसी पॉइंट मान लीजिए x इक्वल टू, मुझे चेक करना है कंटिन्यूटी नहीं बल्कि लिमिट चेक करना है। x इक्वल टू मान लीजिए 0.00001, किस पर लिमिट चेक करना है, हमें लिमिट चेक करना है x इक्वल टू 0.00001 पर। आइए चेक करते हैं लिमिट क्या आती है। आप समझें, लिमिट चेक करना है तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। आप बताइए लेफ्ट हैंड लिमिट किसकी, fx की लेफ्ट हैंड लिमिट एट x टेंडिंग टू व्हाट 0.00001 इसी पर। तो लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, जस्ट इसके लेफ्ट में आएंगे। आप बताइए ये पॉजिटिव नंबर है तो आप बताइए 0.00001 कहाँ मिलेगा, जीरो के राइट साइड ही मिलेगा। मान लीजिए यहाँ पर है, आप समझे, मान लीजिए यहाँ पर है, वैसे और नजदीक होगा जीरो के, लेकिन मान लीजिए यहीं पर है। तो जब हम लेफ्ट लिमिट लेंगे तो बताइए इसमें से माइनस कितना हो रहा है, नथिंग, केवल माइनस केवल दर्शाया गया है जस्ट इसके लेफ्ट में। तो बताइए जस्ट इसके लेफ्ट में कौन है, जीरो है, जीरो तो है, लेकिन बताइए जीरो और इसके बीच में क्या डिफरेंस ही नहीं है क्या, जीरो और 0.00001 के बीच में क्या कोई रियल नंबर नहीं है, है। तो यदि हम कहें, यदि इसके और इसके बीच की बात करें तो हमें पता है कि 0.00001 और 0 के बीच इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं। तो इनफाइनाइट रियल नंबर्स है यदि, तो किसी एक रियल नंबर तक पहुंच सकते हैं। जीरो के लेफ्ट में किसी भी एक रियल नंबर, यानी कि जीरो ऐसे रियल नंबर पर हम पहुंच सकते हैं। जब लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे हम तो ऐसे रियल नंबर पर हम पहुंच सकते हैं जो कि जीरो के राइट में होगा और इस रियल नंबर के लेफ्ट में होगा। तो वो क्या होगा, वह भी एक पॉजिटिव नंबर ही होगा। और हमें पता है जब x पॉजिटिव होगा तब fx की वैल्यू क्या होगी, जब x पॉजिटिव होगा तब fx की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। तो वास्तव में क्या आएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0.00001 क्या आएगा, 2 आएगा। उसकी वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। आप सोचिए यदि लेफ्ट हैंड लिमिट पर 2 आ रही है वैल्यू, तो राइट हैंड लिमिट लेंगे तो पक्का है 2 आएगा। शायद आपको ये समझ में आया होगा कि यदि हम राइट हैंड लिमिट लेंगे तो भी हम पॉजिटिव वैल्यू ही पाएंगे और उसके लिए ही क्या आएगा, 2 आएगा। लेकिन आपके मन में अभी एक शंका होगी कि अगर मान लीजिए हम 0.00001 ना लेकर के और छोटा नंबर लेते, हम कहते हैं पॉइंट के बाद आप 1 करोड़ जीरो लीजिए, उसके बाद 1 लीजिए, तो आप बताइए उसके भी लेफ्ट में तो कोई न कोई पॉजिटिव नंबर होगा। तो उस पर लेफ्ट लिमिट लेंगे तब भी उसकी वैल्यू 2 ही आएगी। तो शायद आपको इतना समझ में आया होगा। लेकिन ठीक है, आपके मन में एक बात अभी और होगी, आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि यहाँ पर यदि जीरो है तो हम जीरो जो पॉइंट है उस पॉइंट के जस्ट अगला वाला पॉइंट मैं लेना चाहता हूँ। ठीक है, आप ले लीजिए जीरो, मान लीजिए जीरो यहाँ पर है और जीरो के जस्ट बगल वाला पॉइंट मान लीजिए एक पॉइंट है, उसका नाम मान लीजिए है ए। जीरो एंड ए के बीच में मान लीजिए कोई पॉइंट है और ए, तो ठीक है, एक ही पॉइंट का जस्ट बाद वाला पॉइंट आपने माना है। तो आपको पता है कि पॉइंट की लेंथ ब्रेथ हाइट नहीं होती है। तो वास्तव में इसका मतलब वह पॉइंट अगर हमने लिया है ए जो जस्ट बगल में है, तो जाहिर सी बात है वो बगल में नहीं बल्कि वो ए ही है, जीरो ही ए है, वास्तव में जीरो ही ए है। तो जब भी हम कोई पॉइंट यदि जीरो के राइट साइड में ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो एक पॉइंट का डिफरेंस उनके बीच हो ही नहीं सकता। तो वास्तव में यदि कोई भी पॉइंट यदि हम ले लें ए ग्रेटर दैन जीरो, आप समझें यदि कोई भी पॉइंट ए लेते हैं, मान लीजिए ए के बजाय जैसे ए की वैल्यू क्या हो सकती है 0.0000, कई बार जीरो उसके बाद 1 हो सकती है। तो मान लीजिए ऐसा कोई पॉइंट लिया है तो इसका मतलब जीरो और ए के बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस है, तभी तो इज लेस दैन जीरो, जीरो इज लेस दैन ए तभी तो है, कुछ ना कुछ डिफरेंस है। मान लेते हैं एप्सिलॉन भर का डिफरेंस है, एप्सिलॉन भर का डिफरेंस है। एप्सिलॉन क्या है, इनफाइनाइटली स्मॉल पॉजिटिव रियल नंबर। आप समझें एप्सिलॉन क्या है,
इनफाइनाइटली स्मॉल पॉजिटिव रियल नंबर, बहुत छोटा, इतना छोटा कि 1/इनफाइनाइट करें। तो इनफाइनाइटली जीरो, इनफाइनाइटली स्मॉल रियल नंबर है कौन? एप्सिलॉन। तो बिल्कुल करीब है, एप्सिलॉन जो है इतना छोटा है कि बिल्कुल जीरो के करीब है, इतना छोटा। तो एप्सिलॉन भर का डिफरेंस है। अब बताइए, तो यदि हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे यहाँ पर x इक्वल टू ए पर यदि हम चलेंगे तो जो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट होगा वो क्या मिलेगा हमें? तब तो जीरो पर पहुँच जाएंगे यदि इनफाइनाइटली स्मॉल रियल नंबर है। लेकिन नहीं, आप जीरो पर नहीं पहुँचेंगे। क्यों? क्योंकि जीरो और ए के बीच का डिफरेंस इप्सिलॉन भर का है। यदि इप्सिलॉन भर का है तो हम कहते हैं इप्सिलॉन भर हम पीछे क्यों जाएंगे? हम ε/2 पीछे जाएंगे। तो जब ε/2 हम कहते हैं अरे इप्सिलॉन भर का डिफरेंस है, ε/2 भी तो एक रियल नंबर होगा। किसी रियल नंबर का हाफ, इनफाइनाइटली स्मॉल रियल नंबर है लेकिन उसका भी तो हाफ हो सकता है, तो उसका हाफ हम लेफ्ट में जाएंगे। जब उसके हाफ लेफ्ट में जाएंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट फिर से क्या आएगी? फिर से कोई पॉजिटिव आएगा। जो fx, जो आपका x आएगा, x क्या होगा? x कोई पॉजिटिव नंबर ही आएगा। यानी कि किसी भी हालत में यदि हम x इक्वल टू जीरो की सिवाय x इक्वल टू कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर ले लें तो उसके लिए हमारा जो ये फंक्शन है ये क्या होगा? इस फंक्शन की जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी, राइट हैंड लिमिट, दोनों इक्वल होंगे, दोनों कोइंसाइड कर जाएंगे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू जीरो को छोड़ करके बाकी जितने भी पॉइंट्स हम लेंगे x इक्वल टू सबके लिए लिमिट एग्जिस्ट करेगा। और इसी तरह से x इक्वल टू कोई भी नेगेटिव वैल्यू लेंगे हम, उस पर भी ये फंक्शन की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करेगी। यानी कि हर एक x के लिए, x इक्वल टू जीरो को छोड़ करके बाकी हर एक रियल नंबर के लिए जो फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट होगी फंक्शन की राइट हैंड लिमिट के इक्वल होगा, यानी कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा। अब हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूटी। अभी तक आपका मैंने क्लास 11th का लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट इतना क्लियर किया मैंने। अब बात करते हैं कॉन्टिन्यूटी। आइए देखते हैं कॉन्टिन्यूटी। तो यहाँ पर अब तक मैंने क्लियर किया लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। अब कॉन्टिन्यूटी की बात करते हैं। कॉन्टिन्यूटी में क्या होता है? किसी भी फंक्शन के ग्राफ को यदि हम पेंसिल अथवा पेन से बनाएं, किसी भी फंक्शन के ग्राफ को, जैसे मैंने देखिए फंक्शन का ग्राफ ही तो बनाया मैंने, यदि किसी भी फंक्शन के ग्राफ को बनाने के लिए पेन अथवा पेंसिल से यदि हम बनाएं तो यदि हमें पेन अथवा पेंसिल को उठाना ना पड़े तो हम कहेंगे वह फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। जिस फंक्शन के ग्राफ को विदाउट लिफ्टिंग पेन हम खींच सकें, ड्रा कर सकें, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बोलते हैं। यहाँ पर आप देखें, ये जो फंक्शन एफ(x) था, इसका ग्राफ यदि हम खींचें तो यहाँ से शुरुआत करेंगे और खींचते जाएंगे। मान लीजिए एरो लगा दिया, हो गया। लेकिन अथवा यदि हम इधर से स्टार्ट करें, मान लीजिए इधर से हमने ग्राफ बनाया और इधर से खींचेंगे तो यहाँ तक पहुँचेंगे। अब उसके बाद क्या होगा? इसके बाद मुझे पेन उठाना पड़ेगा, क्योंकि यदि पेन नहीं उठाएंगे और यदि हम मान लीजिए यहाँ से चलना शुरू करें और यहाँ से ऐसे सीधा चले, बिल्कुल ऐसे सीधा चले, हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं सीधा चले, लेकिन मान लीजिए यहीं तक आपका ग्राफ आएगा, हम कहते हैं इसके बाद यहाँ तक आप कैसे पहुँचोगे? ऐसे पहुँचेंगे, ऐसे करके नहीं। आप ग्राफ यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए जीरो तक के लिए केवल यहीं तक ग्राफ था, उसके बाद हमें पेन उठाना पड़ेगा और पेन उठाकर फिर यहाँ जीरो के जस्ट राइट में रखना पड़ेगा, फिर वहाँ से ग्राफ खींचना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये जो ग्राफ आपका बना है ये डिसकंटिन्यूअस है। वास्तव में ये कंटिन्यूअस ग्राफ नहीं है, क्योंकि यहाँ से शुरुआत हुआ और लेफ्ट में चला गया, उसके बाद फिर जीरो के राइट से शुरुआत हुआ, उसके बाद राइट साइड में गया है। तो यहाँ पर हम जो है इस ग्राफ को, इस एफ(x) के ग्राफ को विदाउट लिफ्टिंग द पेन हम ड्रा नहीं कर सकते। तो हमें पेन को छोड़ना ही पड़ेगा, यानी पेन को उठाना पड़ेगा हमें ग्राफ को खींचने के लिए। तो ऐसा कोई भी फंक्शन जिसके ग्राफ को खींचने के लिए पेन उठाना ना पड़े, वह उस फंक्शन का जो ग्राफ होता है वास्तव में कॉन्टिन्यूअस ग्राफ होता है। और वो फंक्शन कैसा होगा? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। तो कोई भी फंक्शन, कुल मिलाकर आपने क्या जाना, कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है यदि उसके ग्राफ को हम विदाउट लिफ्टिंग द पेन ड्रा कर सकें तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। तो
इस तरह से ग्राफ के द्वारा हमने बताया आपको कंटीन्यूअस फंक्शन क्या होता है। आइए देखते हैं इसको जो है स्टेटमेंट में कैसे बताएंगे। सपोज एफ इज ए रियल फंक्शन। एफ इज ए रियल फंक्शन का मतलब हुआ जो फंक्शन एफ है उसका जो डोमेन है, डोमेन वो रियल नंबर है। तो रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर जिसे मान लीजिए हमने ले लिया सेट ऑफ 5 नेचुरल नंबर्स, तो बताइए सेट ऑफ 5 नेचुरल नंबर्स क्या हुआ? 1 2 सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, तो 1 2 3 4 5। आप बताइए आपको मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, क्या यदि मैं कहूँ द सेट ऑफ 5 नेचुरल नंबर्स, क्या ये सेट है? कलेक्शन ऑफ 5 नेचुरल नंबर्स, आदर्श बताइए क्या ये सेट है? सेट ऑफ 5 नेचुरल नंबर्स ये सेट नहीं है, क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है। जब कहेंगे आपसे पूछेंगे सेट ऑफ 5 नेचुरल नंबर्स, तो हो सकता है आप बताएं 6 7 8 9 10, हो सकता है मुझसे कोई पूछे तो मैं 1 से शुरुआत करूं, तो अलग अलग जो है नंबर्स हो सकते हैं। लेकिन यदि हम कहेंगे द सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, तो आप यही बताएंगे, हर कोई यही बताएगा। तो इस तरह से द सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स वास्तव में ये सेट है, कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स एक सेट है। तो ठीक है, अच्छा ये बताइए क्या ये जो सेट है क्या इसमें रियल नंबर्स है कि नहीं है? बिल्कुल रियल नंबर्स है, सब के सब रियल नंबर्स हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं दिस इज अ सबसेट ऑफ आर, दिस इज ए सबसेट ऑफ आर। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब जो एफ है वो रियल फंक्शन है, यानी कि इसका डोमेन भी रियल है और रेंज भी रियल है। तो आप देखिए यदि हम चाहें तो डोमेन जो है एफ एक्स का डोमेन, जो फंक्शन एफ है इसका डोमेन 1 से लेकर 5 तक का नेचुरल नंबर हो सकता है। 1 से लेकर 5 तक के नेचुरल नंबर का सेट जो है ये इसका डोमेन हो सकता है, एफ का डोमेन। अच्छा ठीक है, तो रेंज भी रियल होना चाहिए। कुल मिलाकर यदि ऐसा कोई फंक्शन हो जिसका डोमेन रियल हो, रेंज भी रियल हो, वो क्या होता है? रियल फंक्शन होता है। तो रियल फंक्शन है ऑन ए सबसेट ऑफ द रियल नंबर्स। जाहिर सी बात है यदि वो रियल फंक्शन है तो उसका जो डोमेन होगा वो रियल नंबर्स का जो सेट आर है उसका ही कोई न कोई सबसेट होगा, और जो रेंज होगा वह भी रियल नंबर्स का जो सेट आर है उसका ही कोई न कोई सबसेट होगा। तो इसमें ये सब बहुत बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको क्लास 11 से ही पता है कि यदि कोई फंक्शन रियल फंक्शन है तो उसका डोमेन भी रियल होगा और उसका रेंज भी रियल होगा। और डोमेन रियल होने का मतलब डायरेक्ट जो है वो आर ही नहीं हो जाएगा, डोमेन जो है आर ही नहीं हो जाएगा, हो सकता है आर का कोई सबसेट हो। और रेंज रियल होने का मतलब जरूरी नहीं है कि सारा का सारा ऑल द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, जरूरी नहीं वह हो जाए, हो सकता है उसका कोई सबसेट हो। तो यहाँ पर क्या हुआ? सपोज एफ इज ए रियल फंक्शन on a subset of the real numbers and let C be a point in the domain of F। अब बताइए यदि हमने F का डोमेन, सोचिए यदि मैं F का डोमेन यही मान लूँ, F का डोमेन यदि ये मान लूँ और उसके बाद इसका रेंज मान लीजिए, मैंने मान लिया इसका जो रेंज है मान लिया मैंने 1 2 3 4 5 और 6 है। मान लीजिए इसका रेंज मैंने क्या मान लिया, चलिए यहाँ शुरुआत करते हैं, 2 3 4 5 6 है। डोमेन ये हो गया और रेंज वो हो गया। अब ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर हमने यहाँ पर डोमेन और रेंज ले लिया, तो यहाँ पर देखिए क्या होना चाहिए, एफ इज ए रियल फंक्शन ऑन ए सबसेट ऑफ द रियल नंबर्स एंड लेट सी बी ए पॉइंट इन द डोमेन ऑफ एफ। सोचिए एफ का जो डोमेन है मैंने ये ले लिया, तो सी क्या है? सी बिलोंग्स टू दिस डोमेन, सी बिलोंग्स टू दिस डोमेन, और सी बी ए पॉइंट इन द डोमेन ऑफ एफ, देन एफ इज कंटीन्यूअस एट सी। और यदि जो है सी क्या हो, कोई पॉइंट हो, उसी डोमेन में कोई पॉइंट हो, तो जो है सी पर वह फंक्शन कंटीन्यूअस होगा। उसके लिए कंडीशन क्या है? इफ लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स टेंडिंग टू सी इक्वल टू एफ सी। आप इसमें हो सकता है कंफ्यूज हो जाए, इसलिए आपके लिए मैं इस तरह से बता देता हूँ, डोमेन को इस तरह से लेता हूँ, क्योंकि रियल नंबर की जब सबसेट लेंगे हम तो कुछ इस तरह से ले तो ग्राफ उसका कंटीन्यूअस बनेगा। कैसे? आप हो सकता है ऐसे ले लो,
1 2, ये क्या है ओपन इंटरवल 1 2, और ये क्या है मान लीजिए 2 3, ये क्या है ओपन इंटरवल 2 3। आप ऐसे भी ले सकते हैं लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल 2 3, कोई सा भी आप जो है रियल नंबर का सबसेट ले सकते हैं। अब ध्यान दीजिए यदि इसकी बात करें हम तो यहाँ पर आप फंक्शन जो है c पर, यह फंक्शन f जो है x = c पर कॉन्टिन्यूअस होगा यदि इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हो, क्योंकि यहाँ पर देखिए यही तो है लिमिट ऑफ द फंक्शन, यही है लिमिट ऑफ द फंक्शन। लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट करना चाहिए और वह जो एग्जिस्ट करे और वह किसके इक्वल हो, वैल्यू ऑफ द फंक्शन की। FC क्या है वैल्यू ऑफ द फंक्शन, यानी वैल्यू ऑफ द फंक्शन का मतलब हुआ यदि x की प्लेस पर यदि हम c रख दें तो fx की जो वैल्यू आएगी दैट इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन। और लिमिट ऑफ द फंक्शन क्या है x = c पर जो लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी और जो राइट हैंड लिमिट आएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट और RHL राइट हैंड लिमिट, यदि ये दोनों इक्वल हो जाएंगे और वो जो इक्वल वैल्यू आएगी, मान लीजिए कोई इक्वल वैल्यू आ रही है और वह इक्वल वैल्यू मान लीजिए है k और यही वैल्यू किसके इक्वल हो जा रही है FC के इक्वल हो जा रही है, तो हम कहेंगे फंक्शन जो है x = c पर क्या है कॉन्टिन्यूअस है। यानी कि x = c पर वैल्यू ऑफ द फंक्शन, x = c पर लेफ्ट हैंड लिमिट, x = c पर राइट हैंड लिमिट इक्वल हो तो हम कह देंगे ये फंक्शन क्या है, जो फंक्शन दिया गया है वो x = c पर क्या है कॉन्टिन्यूअस है। ध्यान दीजिए जिस पॉइंट पर हम चेक कर रहे हैं, जिस पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों ही आपस में इक्वल हो जाए उस पॉइंट पर केवल कॉन्टिन्यूअस है। ये नहीं कि आपने x = c पर चेक किया और बता दिया कि सारे के सारे पॉइंट के लिए ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, ऐसा नहीं है। जिस पॉइंट पर आप कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे केवल उसी पॉइंट के लिए वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। तो यदि हमने पता चला कि हम x = 3 पर चेक कर रहे हैं, मैंने 3 पर चेक कर दिया कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो याद रखें इस बात को, उस फंक्शन को आप कॉन्टिन्यूअस केवल x = 3 के लिए बोलेंगे। जिस जिस पॉइंट के लिए आप चेक करेंगे उसी पॉइंट के लिए आप उस फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस केवल बोलेंगे। तो यहाँ पर x = c की बात यदि हो रही है तो x = c के लिए ही ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। तो शायद आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसे ये क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एक्सटेंडिंग टू यदि c है इसे बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, दिस इज द लिमिट ऑफ द फंक्शन, दिस इज द लिमिट ऑफ द फंक्शन एट x = c। दिस इज व्हाट इज दिस, दिस इज लिमिट ऑफ द, दिस इज लिमिट ऑफ the function fx, this is the limit of the function fx at x = c। और a क्या है फिर, this is the value of the function, value of the function, this is the value of the function at x = c। यह x = c पर वैल्यू ऑफ द फंक्शन है और ये लिमिट ऑफ द फंक्शन है। अच्छा लिमिट ऑफ द फंक्शन x = c एग्जिस्ट करता है, आप क्लास 11 में ही पढ़े हो। यदि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की इक्वल हो जाए तो हम कहते हैं लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। तो तभी हम पहले हम लेफ्ट हैंड निकालेंगे, राइट हैंड निकालेंगे लिमिट, और उसके बाद तब जाके हम वैल्यू ऑफ द फंक्शन की बात करेंगे। यदि पता चला कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला मैंने, राइट हैंड लिमिट निकाला और ये इक्वल नहीं हुए तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन की हम बात ही नहीं करेंगे, पहले ही बता देंगे कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस नहीं है x = c पर। शायद आपको ये बात समझ में आई होगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे, राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे, यदि ये दोनों इक्वल हो गए तो आगे बढ़ेंगे वैल्यू ऑफ द फंक्शन चेक करेंगे। लेकिन यदि पहले ही नॉन इक्वल हो गए तो हम बताएंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, सो fx इज नॉट कंटिन्यूअस एट x = c। तो शायद आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं, ये जो मैंने सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, ये सेकंड, इसकी बात कर लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन पर आते हैं। लिमिट ऑफ द फंक्शन में कौन कौन सी, इन दोनों में कौन इंक्लूड है, इसमें अकेले में कौन कौन इंक्लूड है, लेफ्ट हैंड भी लिमिट इंक्लूड है और राइट हैंड लिमिट भी इंक्लूड है। ये इसका मतलब ही यही है कि लिमिट एग्जिस्ट करता है और ये है क्या लिमिट, ये क्या है लिमिट ऑफ fx एट x टेंडिंग टू c फ्रॉम लेफ्ट एंड लिमिट ऑफ fx एट x टेंडिंग टू c प्लस, ये दोनों के दोनों इसमें इंक्लूड है और दोनों के दोनों जब इक्वल है तब जान लीजिए ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। जब लिमिट एग्जिस्ट करे तब हम आगे बढ़ेंगे वैल्यू ऑफ फंक्शन चेक करेंगे।
वास्तव में ये कुछ नहीं बल्कि यही है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ये आइए बात करते हैं दूसरा फंक्शन जो जीएक्स है, इसकी बात कर लेते हैं। बता रहे इसी को बात कर लेते हैं इसके काम में। आइए देखते हैं। ठीक, अभी हम एक क्वेश्चन बता देंगे। 1 मिनट देखते हैं कि चार्ज है कितना है। ये जो है अभी 10% पर तो आ गया है। 1 मिनट 8% है। ठीक है, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन की बात करते हैं। पहले इसका ग्राफ बना लेते हैं। ये देखिए हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, एक्स डैश ओ एक्स, वाई डैश ओ वाई। यहाँ पर एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया। इस तरह कुछ पॉइंट ले लेते हैं 1 2 3, -1 -2 एंड -3, -1 -2 -3, +1 +2 एंड +3। x इक्वल टू, आइए 1 पर चेक करते हैं। जब x इक्वल टू, यहाँ पर ध्यान दीजिए, when x इक्वल टू 0, when x इक्वल टू 0 then y इक्वल टू 2, when x इक्वल टू 0 then y इक्वल टू 2। इसका ग्राफ बन गया। वास्तव में इसका ग्राफ क्या होगा 2। ठीक, यहाँ पर देखिए when x इक्वल टू 0 then y इक्वल टू 2, इसका ग्राफ हो गया। बट when x does not equal to 0 then y इक्वल टू 1। तो आप ध्यान दीजिए, when x does not equal to 0 then y इक्वल टू 1। 1 यहाँ पर ध्यान दीजिए, 1 यहाँ पर था, यहाँ पर कह रहा है when x does not equal to 0। तो जब 0 नहीं है, ये तो 0 के लिए इस पर आ गया। तो जब 0 नहीं है तब के लिए, 0 के लिए भी देखिए 2 पर आया है, लेकिन जब 0 नहीं है तो 0 पर ये 1 तो पहुंचाएंगे नहीं। तो 0 नहीं है, क्योंकि 0 जब नहीं है तब के लिए क्या बता रहा है, इसकी वैल्यू है 1। तो 1 पर मतलब ये राइट हैंड लिमिट के लिए भी, मतलब राइट साइड के लिए भी x इक्वल टू 0 से बड़ी कोई भी वैल्यू हो उसके लिए क्या है भाई 0। x डज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब x इज लेस दैन 0 के लिए भी 1 है और x इज ग्रेटर दैन 0 के लिए भी 1 है। x डज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब, आप बताइए, जब x इज लेस दैन 0 है दैट मींस x डज नॉट इक्वल टू 0, और x इज ग्रेटर दैन 0 होगा तब भी तो x 0 के इक्वल नहीं है। हम कहते हैं यदि -3 की बात करें तो -3 0 के इक्वल तो है नहीं, तो इसका ग्राफ क्या होगा -3 के लिए 1 होगा। इस तरह से कोई भी नेगेटिव नंबर, कोई भी पॉजिटिव नंबर, सबके लिए डिफरेंस, सबके लिए जो ग्राफ होगा वो क्या होगा 1 पर आएगा। तो हर एक नेगेटिव नंबर के लिए और हर एक पॉजिटिव नंबर के लिए जो ग्राफ होगा वो क्या आएगा 1 होगा, लेकिन 0 के लिए जो ग्राफ आएगा वो क्या होगा 2 होगा। अब ध्यान दीजिए, ये आपका एक फंक्शन हो गया, इस फंक्शन का ग्राफ है ये। अब यदि आपसे कोई पूछे, बताइए x इक्वल टू 0 पर क्या लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो आप सीधा सीधा देखकर बताइए। x इक्वल टू, जब हम लेफ्ट लिमिट लेंगे आएगा 1, जब राइट लिमिट लेंगे तो आएगा क्या, तब भी आएगा 1। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ रहा है, ध्यान दीजिए, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ रहा है 1 आएगा, क्योंकि एट मतलब केवल स्पेसिफिक पॉइंट 0 के लिए ही ग्राफ 2 पर जाएगा, लेकिन 0 के जरा सा भी लेफ्ट, एप्सिलॉन भी यदि आप लेफ्ट में आते हैं, एप्सिलॉन बाइट चाहे जितना छोटा नंबर ले लें, यदि जस्ट दूसरे पॉइंट पर जाते हैं तो उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू आ जाएगी क्या, f ऑफ x वैल्यू क्या होगी, जब x नेगेटिव होगा उसके लिए 1 आ जाएगा। राइट हैंड लिमिट भी, तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1 आ रहा है, और राइट चलेंगे 0 से जरा सा भी तो भी राइट हैंड लिमिट क्या आ रहा है 1 आ रहा है। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, अब की बार लिमिट एग्जिस्ट तो किया, लेकिन लिमिट देखिए, लिमिट आधा फंक्शन राइट, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट दोनों कोइंसाइड कर गए। आप देख लीजिए दोनों क्या कर गए, कोइंसाइड। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हो गया, तो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन जरा देखिए वैल्यू आधा फंक्शन क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू 1 इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लेकिन वैल्यू आधा फंक्शन की यदि मैं बात करूँ f0 की, 0 पर ही चेक कर रहा हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, तो यदि 0 पर देखा जाए तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है 2 आ रही है, तो डज नॉट इक्वल टू 2। हम लिखेंगे राइट, ऐसे लिखते हैं राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू 1 डज नॉट इक्वल टू 2 विच इज इक्वल टू
वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो सीधा सीधा आप देख रहे हैं वैल्यू ऑफ द फंक्शन जो है लिमिट ऑफ द फंक्शन के इक्वल नहीं है। तो ये फंक्शन कैसा फंक्शन है x इक्वल टू 0 पर, ये जो दिया हुआ फंक्शन है x इक्वल टू 0 पर क्या है, डिसकंटीन्यूअस होगा। दिस फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 0। लेकिन सॉल्व करने का तरीका ये गलत है। लेफ्ट हैंड लिमिट ऐसे डायरेक्टली नहीं दिखा देंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू 1, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू 1, इस तरह से नहीं दिखाएंगे। आइए इसको सिस्टम से सॉल्व कर लेते हैं। ये अभी तो ये समझाने के लिए बताया है। आइए देखते हैं, आइए देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। इसको ये तुम्हारी डिफिनेशन था, ठीक। लेफ्ट हैंड लिमिट किसका लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ जी एक्स है। लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ जी एक्स, लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ जी एक्स एट एक्सटेंडिंग टू व्हाट, एक्सटेंडिंग टू, क्योंकि x इक्वल टू 0 पर चेक कर रहे हैं ना, एट x इक्वल टू 0 पर चेक करना है। आइए चेक करते हैं लिमिट ऑफ जी एक्स एट एक्सटेंडिंग टू 0 फ्रॉम लेफ्ट। आप बताइए 0, अगर जो आप बात कर रहे थे कि h की बात करना है ना, तो आप बताइए 0 माइनस को यदि मैं 0 माइनस 0 लिखूँ कोई प्रॉब्लम है? तो 0 माइनस 0 का तो 0 ही तो हुआ। तो 0 माइनस मतलब 0 माइनस 0 भी लिख सकते हैं। आप ऐसे ना समझो तो आप इस तरह समझ लो, दिस इज इक्वल टू लिमिट ऑफ जी एक्स एट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस 0। ठीक है, 0 माइनस 0 की बात हो गई, 0 माइनस 0। दिस इज इक्वल टू लिमिट ऑफ, यहाँ पर बताइए x की वैल्यू क्या है, 0 से छोटी है। x की वैल्यू क्या है, 0 से छोटी जाएगी। तो यहाँ पर जब x की वैल्यू 0 से छोटी होगी तब के लिए, जब 0 से छोटी होगी मतलब 0 जब नहीं होगी, x की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो यहाँ पर फिलहाल डायरेक्ट वैल्यू आ रही है, ध्यान दीजिए यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू आ रही है। आप इस तरह से भी कह दीजिए ऐसे g ऑफ, यहाँ देखिए 0 माइनस 0 x हम लिखने जा रहे हैं, x की जगह पर 0 माइनस 0 लिखेंगे। देखिए 0 माइनस, अब 0 के बजाय हम यहाँ पर लिख देते हैं x, वेयर x टेंडिंग टू 0। अब यहाँ देखिए 0 माइनस मैंने s लिख दिया, और s जब टेंड्स टू 0 होगा 0 माइनस 0 ही तो हुआ। जब s टेंड्स टू 0 दैट मींस 0 माइनस 0, वेयर h इज इनफाइनाइटली स्मॉल पॉजिटिव रियल नंबर। जहाँ h क्या है, वेयर h इज इनफाइनाइटली स्मॉल पॉजिटिव रियल नंबर। क्या है, वेयर स्मॉल h इज इनफाइनाइटली स्मॉल पॉजिटिव रियल नंबर। तो यहाँ पर ये क्या है, इनफाइनाइटली स्मॉल पॉजिटिव रियल नंबर है। अब यहाँ पर क्या आएगा, अब जब यहाँ पर इसकी वैल्यू रखेंगे 0 माइनस x, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0, और ये क्या होगा, g ऑफ माइनस ऑफ x। आप बताइए किसी पॉजिटिव रियल नंबर का नेगेटिव लेंगे, दैट इज नेगेटिव रियल नंबर। और नेगेटिव रियल नंबर के लिए जब यहाँ पर माइनस नेगेटिव, हमें पता है g ऑफ नेगेटिव दैट मीन्स x डज नॉट इक्वल टू 0, तो इसकी वैल्यू क्या आई थी, 1 आई थी। तो लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0, और इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1। कोई भी नेगेटिव नंबर g ऑफ नेगेटिव नंबर इक्वल टू 1, तो यहाँ पर x टेंडिंग टू 0 हुआ, और h यहाँ दिस इज फ्री फ्रॉम x, सो इट्स वैल्यू इज 1। ये तो हो गई लेफ्ट हैंड लिमिट। इसी तरह से जब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, when right hand limit लेंगे, right hand limit, then limit of g of x, at x tending to 0 plus, that means limit of g of x at x tending to 0 plus 0, that means limit of g of क्या, यहाँ लिख दें x टेंडिंग टू 0, और ध्यान रहे 0 पर 0 लिख रहे हैं। देखिए 0 प्लस 0 मतलब ये लिख दीजिए, तो ये टेंडिंग टू 0 है मतलब ये भी 0 ही है। अब 0 प्लस, तो ये सीधी सीधे और पॉजिटिव रियल नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर के लिए वैल्यू कितनी है, 1 ही है। तो लिखेंगे लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0, यहाँ पर क्या है वैल्यू 1, और इसकी वैल्यू क्या हो गई 1, क्योंकि ये जो 1 है जिसकी लिमिट ली जा रही है दैट इज फ्री फ्रॉम x, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो गई 1। आइए देखते हैं
वैल्यू ऑफ द फंक्शन की बात करते हैं। वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 0। एक्स इक्वल टू 0 पर क्या होगी वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ 0 इक्वल टू कितना, एफ 0 हमें पता है f0 कितना है। यहाँ पर अभी जी एक्स एफ नहीं कहेंगे हम, यहाँ पर क्या कहेंगे जी कहेंगे, क्योंकि ये फंक्शन क्या था, जी था ना। अभी जो फंक्शन दिया हुआ था वो फंक्शन जी था, तो जी ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 0, तो जी 0 कितना हो जाएगा यहाँ पर जी 0, यहाँ पर दिया गया था जी 0 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि वेर एक्स इक्वल टू 0 देन जी एक्स इक्वल टू 2 दिया गया था। तो एक्स इक्वल टू 0 पर जी 0 कितना हो गया 2। तो आप क्या देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो यहाँ लिखेंगे लिमिट, चाहे लिख दें लेफ्ट हैंड लिमिट ऐसे लिख दें, चाहे ऐसे लिखें लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू डज नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, अथवा ऐसे लिखें, चाहे ऐसे लिख दीजिए, अथवा ये साइंटिफिक रीजन ये है यहाँ पर ऐसे देंगे लिमिट ऑफ जी एक्स एट एक्स टेंडिंग टू 0 फ्रॉम लेफ्ट इक्वल टू लिमिट ऑफ जी एक्स at x tending to 0 from right does not equal to f of 0. So function gx is discontinuous. So function gx is discontinuous at x equal to 0. इसका मतलब जो फंक्शन जी एक्स है ये डिसकंटिन्यूअस होगा किस पर, x इक्वल टू 0 पर। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस करने होंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे आप सॉल्व करना, और क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करिए, और सॉल्व करेंगे आप लोग। जो भी प्रॉब्लम्स आए उसको हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। आइए देखते हैं अब जो है नेक्स्ट वीडियो में हम जो है शुरुआत करेंगे, जो नेक्स्ट प्रॉब्लम्स हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप इसको सॉल्व करते रहिए, जो भी डाउट्स होंगे हम उसको क्लियर करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।